नमस्ते भारत के सभी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, ठीक है। मैं रौनक झा स्वागत करता हूँ फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल विज्ञान विस्तार पर। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से ब्रिलियंस का सफर। हमने शुरू किया था पिछले क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 का साइंस 2 का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 4 है ये। हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए। अगर आपने वो 3 लेक्चर्स नहीं देखा है तो इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि पहले आप वो 3 लेक्चर देखिए एंड फिर इस लेक्चर को वॉच कीजिए। अगर आपने तीनों लेक्चर देख लिया है तो इस लेक्चर को आप मेरे साथ शुरू करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पहले एक क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने पिछले क्लास में क्या किया था। तो हमने पिछले क्लास में शुरू किया था ये जानकर कि फूड बनाता कौन है। तो फूड बनाता है प्लांट। प्लांट कैसे बनाता है? बाय परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। वो अपना खाना खुद बनाता है और साथ ही में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए भी खाना बनाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। फिर हमने ये पढ़ा था कि ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इनके अंदर भी अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस को करने के लिए इनको इनको भी चाहिए होता है फूड। तो कुछ फूड को ये इस्तेमाल करते हैं और जो उसके बाद फूड बच जाते हैं उसको वो स्टोर कर देते हैं अलग अलग पार्ट में उनके बॉडी के, जैसे कि रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स। और फिर इसी प्लांट मटेरियल्स को हम ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं और अलग अलग तरह के एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं। आप सोच रहे हो आप किस लिए करते हैं? तो ये ऑब्टेन करने के लिए करते हैं अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स। फिर उसके बाद हमने एक फ्रेश टॉपिक लिया था जिसका नाम है एनर्जी प्रोडक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एनर्जी प्रोडक्शन। पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी बनता कहाँ से। तो हमने पढ़ा था फूड से सिर्फ एनर्जी बनता नहीं है, फूड के साथ ऑक्सीजन भी जरूरी है, नेसेसरी है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी प्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट एनर्जी, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एनर्जी। डायरेक्ट एनर्जी ऐसे एनर्जी होती है जिसको हमारा सेल इमीडिएटली इस्तेमाल कर सकता है। इनडायरेक्ट एनर्जी ऐसे एनर्जी होती है जिसको हमारा सेल इमीडिएटली इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है डायरेक्ट एनर्जी में। डायरेक्ट एनर्जी का एग्जांपल मैंने आपको बताया था एटीपी। एटीपी के बारे में हमने बहुत ही लंबा डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद हमने इनडायरेक्ट एनर्जी के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था। इनडायरेक्ट एनर्जी के एग्जांपल्स क्या है? सोचो जरा, ध्यान दो, सोचो जरा, दिमाग पे जोर डालो। तो आपको याद आएगा मैंने बताया था FADS2 और NADH2, राइट। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े थे और हमने ये जाना था कि एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने समझा था, उसके अंदर कौन से ऑर्गन होते हैं और उन ऑर्गन का काम क्या होता है, ये एक डायग्राम के थ्रू हमने बना के समझा था। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े थे और आगे हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक होता है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। बॉडी लेवल रेस्पिरेशन में हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गया, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग में गया। इस तरह के रेस्पिरेशन को कहा जाता है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। फिर हमने पढ़ा था सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड स्टफ को ऑक्सीडाइज किया जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब तोड़ा जाता है, ठीक है। फूड स्टफ को तोड़ा जाता है सेल के अंदर, किस लिए? एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर हम आगे बढ़े थे और आगे मैंने बताया था सेलुलर रेस्पिरेशन डिपेंडिंग ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म दो मेथड के होते हैं। अगर फूड स्टफ को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जा रहा है और एनर्जी प्रोडक्शन किया जा रहा है सेल के अंदर, तो उस तरह के मेथड को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और फिर हमने ये पढ़ा था अगर फूड स्टफ को बिना ऑक्सीजन की मदद लिए, बिना
तोड़ा जा रहा है सेल के भीतर और एनर्जी प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो उस तरह के मेथड को कहते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और फिर यहीं पे हमने अपनी क्लास को समाप्त किया था। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। आज इस सेशन को हम शुरू करेंगे ये जानकर कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, डिटेल में एकदम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन आज का टॉपिक है हमारा। एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने क्या बताया आपको, फूड को ऑक्सीजन की मदद से जब तोड़ा जाएगा सेल के अंदर, किस लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो उसे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर से एक बार कह रहा हूं, फूड को जब ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडाइज किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज माने क्या होता है, तोड़ना। किस लिए, एनर्जी के लिए, किस लिए, एनर्जी के लिए। तो इस तरह के मेथड को, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के मेथड को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब फूड के अंदर के कंपोनेंट को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स, और 3 न्यूट्रिएंट से एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इट्स माय रिक्वेस्ट, पहले जाके वीडियो देखिए, फिर उसके बाद ये वीडियो को देखिए। पिछला वीडियो देखना जरूरी है। और प्रोटीन, फिर उसके बाद लास्ट फैट्स। इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, मेन सोर्स। क्या है, मेन सोर्स एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। मतलब इसका प्राइमरी फंक्शन ही है हमारे शरीर के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन करना। और मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि जिस टाइप के कार्बोहाइड्रेट की हम बात करने वाले हैं वो है ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाएगा, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, स्टेप बाय स्टेप। किस लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। किसके अंदर, सेल के अंदर। सेल के अंदर। इस तरह के रेस्पिरेशन को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मैं यहाँ पे एक सेल बना देता हूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेल के अंदर देख रहे हैं आप, क्या आ गया है, ग्लूकोज। क्या आ गया है, ग्लूकोज। अब ये क्या सर एक स्टेप में हो जाता है, तो इसका जवाब है बेटा नहीं, ये 3 स्टेप में। ग्लूकोज स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज होता है, स्टेप बाय स्टेप उसको तोड़ा जाता है और फिर उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस अकर करता है साइटोप्लाज्म में। कहां पे अकर करता है, साइटोप्लाज्म में। ये मान लो कि साइटोप्लाज्म है सेल का। तो ग्लाइकोलाइसिस अकर्स 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 इनसाइड द सेल। और सेल के अंदर कहां पे होता है, तो साइटोप्लाज्म पे होता है। सर ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या, तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, कहां पे होता है, अकर इन साइटोप्लाज्म। कहां पे अकर करता है, साइटोप्लाज्म में। और ब्रेकडाउन करने के बाद हमें मिलता है 2 मॉलिक्यूल पायरोइक एसिड, 2 मॉलिक्यूल पायरोइक एसिड, 2 मॉलिक्यूल एटीपी, 2 मॉलिक्यूल NADH2 और 2 मॉलिक्यूल H2O।
जिसमें से एटीपी जो है वो क्या है, डायरेक्ट एनर्जी, तो उसको हमारा सेल इमीडिएटली इस्तेमाल कर देगा। NADH2 इनडायरेक्ट एनर्जी है, तो उसको हमारा सेल स्टोर कर देगा। और वाटर बाई प्रोडक्ट है, तो ये रिमूव हो जाएगा। बचा क्या, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड आगे आगे पायरुविक एसिड जो है ना उसको कन्वर्ट किया जाएगा, वो फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और फिर इसका कन्वर्जन होगा एसिटाइल कोए में। किसमें कन्वर्जन होगा, एसिटाइल कोए में। कितना पायरुविक एसिड बना था ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद, दो ना, तो कितना एसिटाइल कोए बनेगा, दो। कन्वर्जन होगा जब पायरुविक एसिड का, तो कितना एसिटाइल कोए बनेगा, दो। और साथ ही में बनेगा दो NaDH2 और दो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन बाई प्रोडक्ट है, बाहर निकल जाएगा। NaDH2 अगेन इनडायरेक्ट एनर्जी है, दो स्टोर हो जाएगा। बचा क्या, एसिटाइल को ए। क्या बचा, एसिटाइल को ए। तो ये एसिटाइल को ए जो है ना, ये जाएगा पावर हाउस ऑफ द सेल। अब सेल के अंदर ना काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। लेट सपोज एक सेल ऑर्गेनल है, एक सेल ऑर्गेनल है, इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और यू ऑल नो दैट पावर हाउस ऑफ द सेल कौन कौन है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, यू ऑल नो दैट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो एसिटाइल को ए में से सिर्फ जो एसिटाइल पार्ट है ना, को ए अलग हो जाएगा और सिर्फ एसिटाइल पार्ट जो है ना वो एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और कितना एसिटाइल था, दो मॉलिक्यूल था ना एसिटाइल का। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद ये एसिटाइल को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा इनटू सीट्रिक एसिड। किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, सीट्रिक एसिड। और साथ ही में बनेगा इनडायरेक्ट एनर्जी के दोनों एग्जांपल जो मैंने आपको बताया ना, FADH2 भी बनेगा, NaDH2 भी बनेगा। और साथ ही में बनेगा बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सीट्रिक एसिड जो है ना, सीट्रिक एसिड ये तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बना हुआ है। कितना कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसके अंदर, तीन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तीन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसी के लिए इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और इस साइकिल को जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा था ना, उनका नाम था सर हैंस क्रैब। तो उनको ऑनर देने के लिए, उन्होंने इस रिएक्शन का डिस्कवरी किया था ना, तो उनको ऑनर देने के लिए, उनके सम्मान देने के लिए इस रिएक्शन को उनके नाम से ही रख दिया गया। और क्या नाम रख दिया गया इस रिएक्शन का, क्रैब्स साइकिल। क्या नाम रख दिया बेटा, क्रैब्स साइकिल। समझ में आती है क्या इतनी बात, क्लियर है, कुछ डाउट है? अभी भी एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पूरी तरह ब्रेक नहीं हुआ है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। अभी देखो ये ग्लाइकोलाइसिस में इनडायरेक्ट एनर्जी बने थे जो स्टोर हो गया था। क्रैब्स साइकिल जिसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, उसके अंदर भी इनडायरेक्ट एनर्जी बने थे, वो भी स्टोर कर दिया था। तो वो उसको जमा करके क्या अचार डालना है, नहीं, वो फिर एक और रिएक्शन में जाएगा, तीसरे रिएक्शन में जाएगा, जिसे हम कहते हैं, इधर मैं रफ कर रहा हूं, इसको जरा ध्यान देना, जिसे हम कहते हैं ETC रिएक्शन। क्या कहते हैं, ETC रिएक्शन। ETC रिएक्शन, ETC रिएक्शन का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन।
इसके अंदर जो इनडायरेक्ट एनर्जी इन सारे ही प्रोसेस के अंदर बना है ना, उन सारे ही इनडायरेक्ट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू डायरेक्ट एनर्जी। ईटीसी रिएक्शन में पूरे जितने भी प्रोसेस हुए थे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को ब्रेक करने के दौरान, जितने भी इनडायरेक्ट एनर्जी बने थे, उन सारे ही इनडायरेक्ट एनर्जी को ईटीसी रिएक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा इनटू डायरेक्ट एनर्जी। और सर एक NaDH2 से कितना एटीपी मिलेगा? तो बेटा 3 एटीपी मिलता है। कितना एटीपी मिलता है? 3। और साथ में बाई प्रोडक्ट वाटर रिलीज होता है। सर कितना एटीपी मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा 2 एटीपी। लेट मी टेल यू साथ में बाई प्रोडक्ट वाटर मिलेगा। इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि ये सारे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, क्रेब्स साइकिल प्रोसेस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जब इनडायरेक्ट एनर्जी को डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा। मतलब इनडायरेक्ट एनर्जी को डायरेक्ट एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन भी शामिल होगा उस प्रोसेस में, और ऑक्सीजन इनडायरेक्ट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा डायरेक्ट एनर्जी में। समझ में आई क्या बात? अभी तक किसी भी प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं था। ऑक्सीजन कहाँ पे इन्वॉल्व होता है? ईटीसी रिएक्शन के अंदर, जहां पे इनडायरेक्ट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्ट एनर्जी। समझ में आ जानी चाहिए बात। बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूँ और बहुत ही धीमे जा रहा हूँ। सारी चीजें क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम चीजें बैठ जानी चाहिए दिमाग में। समझ में आया क्या? तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ऐसे किया जाता है। समझ में आई क्या? और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं ना, तो हमें मिलता है 38 एटीपी। कितना एटीपी मिलता है? 38 एटीपी। और इन केस हमारे बॉडी के अंदर मान लो कि कार्बोहाइड्रेट, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसे हमने ग्लूकोज कहा, वो ग्लूकोज अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो उस दौरान जो प्रोटीन्स और फैट्स है ना, प्रोटीन्स और फैट यहाँ पे लिख रहा हूं, प्रोटीन्स और फैट को इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इन केस कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रेजेंट है तब। अब हमें पहले बता देता हूँ कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहला क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद हमें क्या मिलता है? पायरोइक एसिड के बाद हमें क्या मिलता है? एसिटाइल कोए। और जिसमें से सिर्फ एसिटाइल पार्ट जो होता है वो कहाँ पे जाता है? क्रेब्स साइकिल मतलब क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद ये हमें क्या देता है? एनर्जी। और साथ में ही बाई प्रोडक्ट बनते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके बुक में एक डायग्राम दिया है। अब इन केस कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रेजेंट है, ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट है, तो प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड देता है, फैट डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड्स देता है। ये दोनों, ये वाला जो पार्ट होता था ना ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ये वाला स्टेप नहीं होगा, ये सीधा कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटाइल कोए में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? एसिटाइल कोए में। ठीक है, ये जाएंगे क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल से फिर वहां से एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाएगा। पर ये कब होगा? जब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं इस सेशन को। अगले सेशन में हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए सीखते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाय।